हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आप जुड़ चुके हैं बिहार दरोगा के टेस्ट सीरीज और आप देख रहे हैं संभव एक्सप्रेस। संभव एक्सप्रेस के साथ आपको याद रखना है, अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार के साथ में हम चलते हैं टेस्ट सीरीज की दुनिया में और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। चलिएगा मेरे दोस्त, तो समझ में आ रहा होगा आप लोग के कि प्रत्येक दिन है ना, जो लास्ट का क्वेश्चन होता है 50 नंबर का, मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। और देखिए उसी प्रकार से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा गया था और इसमें बहुत सारे दोस्त मेरे जो हैं अच्छे आंसर दिए भाई, और कुछ लोग का गलत हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे साथी, है ना, कि विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था। ऑप्शन है फतेहपुर सिकरी के दीवाने खास, आगरा का नया किला, दिल्ली के लाल किले का रंग महल, या दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम। तो याद रखना है कि विश्व के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन जो आप जान सकते हैं, जिसमें आपका बहुत बड़े हीरा जड़ा हुआ था, मयूर सिंहासन, है ना, मुगलों के समय में। तो याद रखना है कि ये जो रखा हुआ था मेरे दोस्त, वो रखा हुआ था दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में। याद रखिएगा, मयूर सिंहासन बहुत प्रचलित है मुगलों में, ध्यान रखिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन ये है मेरे साथी, ध्यान देना है। 20 रुपए के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का छवि है? देखना है, छवि बता रहा है कि 20 रुपए के नोट पर माउंट हैरियट, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क या सुंदरबन। याद रखेंगे तो 20 रुपए पर ये आपका माउंट हैरियट है, याद रखना है। और सभी नोट को आप देख लेंगे कि एक बार सब में से एक क्वेश्चन आने की संभावना बन सकता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा स्क्रीन पे, है ना। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देख लीजिएगा 24 का करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण प्रकाश, नरसिंह, गौतमानंद या ज्ञानदीप सिंह, किसको किया गया था मेरे दोस्त? तो 2024 में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार जो मिला है वो कृष्ण प्रकाश जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथ, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। कौन भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है? चलिए आंसर है यहाँ पे शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत सिंह कौर और इनमें से कोई नहीं। तो शेफाली वर्मा का नाम इसमें सबसे पहले आता है मेरे साथी। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। आप देख रहे हैं संभव एक्सप्रेस में जितना संभव हो आप क्वेश्चन फटाक फटाक देखें, ऑप्शन 4 पढ़ें और जितना जल्दी हो एक्सप्रेस मेल की तरह आप आंसर लगाएं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ता हूं। बजट 2025-26 में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के तहत किसान, मछुआरों और डेयरी किसानों को मिलने वाले शॉर्ट टर्म में लोन की अधिकतम सीमा कितनी कर दी गई है? 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख और 10 लाख। मेरे दोस्त क्या हो सकता है इसका आंसर? तो आप देखेंगे इसका कर दिया गया है आपका 5 लाख। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, ध्यान देना है। न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? एंड वाल्व, शाखिका, कोशिका, अक्षतंतु, क्या कहेंगे? तो न्यूरॉन्स जैसी शाखा जो दिखेगी उस संरचना को कहेंगे मेरे दोस्त, बी ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है शाखिका। बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, है ना। देखिए ये है क्वेश्चन आपका, निम्न में कौन बीज 3 भाग में, याद रखिएगा, कहता है कि निम्न में कौन बीज के 3 भाग हैं? क्या बीजपत्र, युग्मनज और मूलांकुर, बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर, बीजपत्र, भ्रूण और प्रांकुर, बीजपत्र, युग्मनज और प्रांकुर। क्या हो सकता है? जो बीज हैं उनके 3 प्रकार यहाँ पे देखना है कि बीज के 3 भाग क्या क्या हो सकता है। तो आपका ऑप्शन बी में जो दिख रहा है मेरे साथी बिल्कुल सही जवाब होगा। बीजपत्र, उसके बाद में मूलांकुर, उसके बाद में प्रांकुर ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा और आपका स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है, पढ़िए। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा गया में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है?
पुनर्जनन, फलन, कांच नालिका में फलन या क्लोनिंग। क्या हो सकता है? आंसर बहुत ही शानदार है, क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, बायो का क्वेश्चन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथी, सबसे छोटी रक्त वाहिका को कहा जाता है? शिरा, धमनी, महाशिरा और केशिका। बताइए तो सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं केशिका। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। क्षितिज के निकट सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार क्यों प्रतीत होते हैं? अपवर्तन के कारण, व्यक्तिकरण के कारण, एक प्रकाशिक भ्रम के कारण, उनकी वास्तविक आकृति के कारण। सुबह या शाम में देखेंगे है ना, जब कभी सूर्य की आप देखेंगे तो वो बड़ी गोलाकार में दिखाई देगा, थोड़ा सा आकार उसका वृत्ताकार में ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ये जो कारण है आपका अपवर्तन, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहां स्थापित किया गया? बरौनी में, डिगबोई में, विशाखापट्टनम में या मुंबई में? देखिए प्रथम तेल परिष्करण जो है कहां किया गया? बरौनी, डिगबोई, विशाखापट्टनम, मुंबई। तो आपको पता होगा कि डिगबोई में किया गया था 1901 में, असम का क्षेत्र पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? बांदीपुर, कार्बेट, वेलदार और पेरियार। तो याद रखना है सबसे पुराना सबसे पहले है कार्बेट। देखेंगे सबसे पहले पुराना क्या है? कार्बेट आपका याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे मेरे साथी, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, गुजरात के क्षेत्र में। हम बताएंगे इसमें से तीनों क्षेत्र में किया जाता है, इसका विस्तार मिलता है मेरे साथी। तो इन सभी में ऑप्शन आपका डी बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। याद रखें अगर सर्व प्रमुख पूछ देवल जाए, सबसे ज्यादा पूछ देवल जाए, तो याद रखिएगा इन मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है कपास और मूंगफली की खेती। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये रहा स्क्रीन पे, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? आपको ऑफलाइन क्लास में बहुत आप बच्चों को सारा को बताया गया होगा, अगर आप जानते होंगे तो आंसर आप इसमें फटाक से लगाइए। लेकिन याद रखना क्षेत्रीय सीमा, अधिकतम सीमा नहीं बोल रहा है। तो 16 समुद्री मील, 12 समुद्री मील है ना, या फिर 10 समुद्री मील, उपयुक्त में से एक से अधिक बताएंगे। तो याद रखना है किसी भी तटवर्तीय इलाका में, किसी भी तटवर्तीय इलाका में अगर कोई भी क्षेत्रीय सीमा होगा उसको जो है 12 नॉटिकल मील तक ही दी जाती है प्राधिकार। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा साथी। कितना होगा? 12 समुद्री मील, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, उपयुक्त में से सभी। तो याद रखेंगे कि ये तीनों जो नदी घाटी देख रहे हैं सभी जो है ये कोयले के भंडार के लिए समृद्ध स्थल रखती है, तीन के तीनों। इसीलिए आपका ऑप्शन आपका इनमें से उपयुक्त सभी होंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोमेव डियाज और जॉर्ज ऑक्सडेन। ध्यान रखना है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति, भारत में आने वाला PDEDF आपको पता होगा है ना। तो सबसे पहले आने वाला पुर्तगाली थे और पुर्तगाली में कहता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। अब ये मत देखना है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, ये नहीं पूछ रहा है ना। ये प्रथम पुर्तगाली नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो अल्बुकर्क को माना जाता है। याद रखना है इन्होंने ही बीजापुर
बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से अल्बुकर्क ने ही गोवा का 1510 में छीना था और गोवा पर अधिकार कर लिया था। और सबसे पहले भारत का एक वैसा नगर जो गोवा है जो किसी के अधीन हुआ था, और वो अल्बुकर्क के अधीन हुआ था जो पुर्तगाल के रहने वाला था। और उस अपना शक्ति इतना बढ़ा दिया था कि पुर्तगाल के वास्तविक अगर संस्थापक माना गया तो अल्बुकर्क को माना गया, जबकि इससे पहले आने वाला अल्मोड़ा था। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है? हेमेटाइट, हेमेटाइट तो है जी। मैग्नेटाइट ये भी है। एंथ्रासाइट ये कोयला का है। लिमोनाइट मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है। कौन नहीं है? तो कह रहा कौन सा नहीं है? तो एंथ्रासाइट नहीं है, जो कोयले का एक प्रभाग है। वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल 16 का सटीक और सही होगा मेरे साथी। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, स्क्रीन पे ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा धातु नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा धातु नहीं है? ध्यान देना है ना। कह रहा है कि BGAINTI क्या नहीं होगा? तब बी से जो ब्राउन है वह धातु नहीं है मेरे साथी, याद रखना है। ए इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, स्क्रीन पे ध्यान देना है। हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग किस प्रकार करती है? एक इलेक्ट्रॉन खोकर, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, या एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, या इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, ग्रहण करके, अथवा साझेदारी करके। तो ये जो है तीनों होता है इसका दोस्त, तीनों एक साथ। तीनों किस में है? तो डी में। डी आपका बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। इलेक्ट्रॉन त्याग करके भी साझेदारी करेगा, ग्रहण करके भी करेगा, अथवा साझेदारी करके भी करेगा। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहा था? अगला क्वेश्चन ये है, 19 नंबर का क्वेश्चन है मेरे साथी। फेन प्लावन विधि का निम्न में से किनके धातु क्रम में उपयोग होता है? ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, क्लोराइड अयस्क, या फिर अमलगम का? तो याद रखेंगे फेन प्लावन विधि का अगर बात करें तो कौन से धातु क्रम में उपयोग होता है? तो वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है मेरे साथी, सल्फाइड अयस्क ही इसका आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन ये है मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 20। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्याय की देवी की नई प्रतिमा का अनावरण करके उनके हाथ से तलवार हटा दिया गया है और उसके स्थान पर क्या स्थापित किया गया है? चक्र को, किताब को, संविधान के पुस्तक को, या कलम के? बताइएगा। तो उनके हाथों से जो तलवार हटा करके संविधान के पुस्तक उस पे रखा गया है। चलिए बहुत अच्छा जो क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आगामी किसी भी एग्जाम में ये आने के लिए तैयार है, आप तैयार रहिए इसको याद करके, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में मखाना की खेती का सकल फसली क्षेत्रफल कितना था? बताइए। मखाना के लिए आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारत में सबसे इकलौता है ना, वह है बिहार। यह है बिहार, याद रखिएगा। पटना जिला को ध्यान में रखना है ना। देखना है कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की बात कर रही है इसमें, तो 2.27 लाख हेक्टेयर, 85.3 हजार हेक्टेयर, 27.8 हजार हेक्टेयर, 12.4 हजार हेक्टेयर। क्या हो सकता है? तो 23-24 में मखाना की खेती का सकल फसली क्षेत्रफल कितना था मेरे साथी? तो वो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 27.8 हजार हेक्टेयर। क्लियर हो गया? सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, काशी तमिल संगम KTS 3.0 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? देखना है, काशी तमिल संगमम KTS 3.0 संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, या शिक्षा मंत्रालय, या सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा? याद रखना है ये जो किया जाता है वो है आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है मेरे साथी। नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान देना है। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे?
देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या राजा राम मोहन राय। याद रखना है, तो इसका आंसर आपका केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, वो ये रहा, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? बंगाल गजट, द कलकत्ता गजट, मद्रास कोरियर, बॉम्बे हेराल्ड। क्या हो सकता है? तो याद रखेंगे सबसे पहला जो था वो था आपका द बंगाल गजट। जेम्स हिकी के नाम आपने सुना ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं, याद रखिएगा दक्षिण भारत की ये सारी नदियां हैं। क्या क्वेश्चन कहता है कि भारत में दक्षिण क्षेत्रों में, भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में, भारत के केंद्रीय और दक्षिण क्षेत्रों में, भारत के उत्तरी क्षेत्रों में। नहीं जी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी ये सब जो नदियां हैं ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। तो भारत में दक्षिण क्षेत्रों में ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए देखना है क्वेश्चन क्या करा मेरे साथी। आल्प्स पर्वत आपको पता होगा कि ये यूरोप में है। विस्तृत क्षेत्र कह रहा है कौन कौन से देश में है? फ्रांस यहाँ भी है, स्विट्जरलैंड यहाँ भी है, जर्मनी यहाँ भी है, तीनों तो है। अच्छा तो कह रहा है उपरोक्त में से सभी, तो हाँ चलिए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी जगह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपके स्क्रीन पे, ध्यान देना है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? क्या लिखा है? ऐसे कैसे लिख दिया है, सटा दिया गया है, कोई बात नहीं है, इसको अलग करिए। बांदीपुर, बांदीपुर कह रहा है तमिलनाडु, तो ये गलत हो गया क्योंकि बांदीपुर कहाँ है मेरे साथी? कर्नाटक है। कहाँ है? कर्नाटक है। मानस देखिए यहाँ पे हटाइए इसको, असम, ये बिल्कुल सही जवाब है। रणथंभौर यहाँ पे कीजिए, ये हो गया राजस्थान, बिल्कुल सही जवाब हो गया। सिमलीपाल, पाल के बाद यहाँ पे ऐसे कीजिए, ये हो गया ओडिशा, यानी सिमलीपाल उड़ीसा में है, रणथंभौर राजस्थान में है, मानस जो है असम में है और बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में है। अकारा का जोड़ा सही नहीं है, यही जोड़ा आपका गलत दिख रहा है ना, इसलिए आपका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय, कह रहा है कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में या दक्षिण अफ्रीका में, है ना। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो उसका मुख्यालय पूछा जा रहा है, मुख्यालय जो है आपका ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड में है मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन पे, ध्यान देना क्या क्वेश्चन कह रहा है मेरे साथी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता, आप बताइए कौन सा निकाला जाता था? युगांतर, देशभक्ति, केसरी और क्रांति। आपको पता होगा कि तिलक महोदय के द्वारा निकाला गया दो गो बहुत इंपॉर्टेंट था, एक केसरी और एक मराठा, याद रखिएगा। और देशभक्ति के लिए याद रखना है, राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए जो ऑप्शन दिया गया है इसमें आपको केसरी दिख रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही और सटीक जवाब होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? कांग्रेस के अध्यक्ष से हमेशा क्वेश्चन एगो दूगो आता रहता है, आप याद रखेंगे, है ना। आपको देखना है कि त्रिपुरी, तो आपको पता होना चाहिए आपका त्रिपुरी जो हुआ होगा 1939 में, 1939 में यहाँ जो है पटाभी सीतारमैया, किनको? पटाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पराजित होना पड़ा था, है ना। और गांधी जी इस बात से क्षुब्ध हो गए थे, वो चाहते थे कि इसकी अध्यक्षता मिले और अध्यक्ष बने तो वो पटाभी सीतारमैया, ये इनके बारे में समझना है। लेकिन जीत हासिल हो गई थी सुभाष चंद्र बोस को, ये गांधी जी के मनमुटाव के कारण उन्होंने वो त्याग दिया, छोड़ दिया। अब ये कह रहा है कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? त्रिपुरी के बाद जो बनाया गया था, है ना, उस संकट के बाद तो वो चुन लिए गए थे फिर किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, याद रखना है ना। और 39 के बाद फिर हुआ था 40 में, वो तो रामगढ़ हुआ होगा, याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त कि बिहार में
कांग्रेस के अधिवेशन कितने हुए? तो 3 हुए। कहां कहां हुए? तो मैं इसके पहले वाला वीडियो में पढ़ा चुका हूं, है ना। गया, पटना, रामगढ़, 12, 22, 40, 1912, 1922, 1940 में हुआ है। चलिए, ये फिर 40 में रामगढ़ हुआ होगा। 38 में कहा होगा? हरिपुरा। 38 में हरिपुर हुआ। याद रखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको देखना है दोस्त, क्या हो सकता है। ग्रीन बीच किस देश में अवस्थित है? यूएसए, यूके, हॉलैंड, भारत। ध्यान रखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप जरा इसे पढ़ें। चलिए, ग्रीन बीच कह रहा है। ग्रीन बीच आप लंदन सुने होंगे, तो वो लंदन को यहाँ पे देखिए यूके में। कहा है भाई? यूके में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखना है आपका। दादरा और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? दादर नगर हवेली किधर पड़ता है? तो ध्यान देंगे, आपका वो पड़ जाएगा पश्चिमी क्षेत्र में। पश्चिमी क्षेत्र में, जहां आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, इधर जो पड़ता है इन क्षेत्र में। और इधर जो पड़ेगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। आपको ध्यान देना है, ये आंध्र प्रदेश कह रहा है और मध्य प्रदेश कह रहा था। मध्य प्रदेश हो गया बीच में और आंध्र प्रदेश इधर, तो ये कट गया, ऑप्शन खत्म। गुजरात तो ठीक कह रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश चला गया बीच में, तो ये मध्य प्रदेश के चलत खत्म। मध्य प्रदेश कह रहा है और गुजरात, फिर वही बात को तो दोहरा दिया है, ये भी गलत। अब आगे देखना है गुजरात और महाराष्ट्र। तो गुजरात और महाराष्ट्र बिल्कुल ये क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ पे जो है दादर नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो ये पड़ेगा आपका पश्चिम तटवर्तीय क्षेत्र, आपका गुजरात और महाराष्ट्र। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष डॉक्टर बी आर अंबेडकर पुरस्कार देने की घोषणा 2023 में की है? वो बोला गया है कि अब हम जो है अपने सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष क्या देंगे? तो हम लोग जो देंगे वो पुरस्कार का नाम रखा है डॉक्टर बी आर अंबेडकर पुरस्कार। क्या उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, कौन सा राज्य ऐसा घोषणा किया है? तो वो है आपका तेलंगाना सरकार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई, 1911 में आपकी राजधानी जो है घोषणा की गई थी, हुआ नहीं था। दिल्ली में हुआ था 1912 में, लेकिन प्रस्ताव हुआ था 1911 में। ठीक है, घोषणा की गई। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 11 में कौन थे? देखिएगा, दिल्ली दरबार लगा था, जॉर्ज पंचम मेरी आए थे, है ना। याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कहने पे इन्हीं के शासनकाल में जो है ये राजधानी जो है प्रस्तावित हो गई दिल्ली के लिए। कब? 1911 में। और बन गया और लागू हुआ कब से? 1912 से। चलिए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना है। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? जब आपके यहाँ साइमन कमीशन आए थे, साइमन आयोग आया था, तो उसको हम लोग जो है साइमन गो बैक के नारा भी लगाया गया था। आखिर इसका विरोध का कारण क्या था? क्या भारतीय 1919 के भारत शासन अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे? तो ऐसा नहीं था। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की थी, ये भी उसकी वजह नहीं थी। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सिर्फ के सिर्फ 7 गोरे लोग ही थे। ये आंसर बिल्कुल आपका सटीक और सही हो सकता है। साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था, यह भी बात नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर?
नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान देंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये बिल्कुल बात कहता कौन सा सही कथन नहीं है, ये बिल्कुल सही है। श्लेष्मा अमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है, बिल्कुल सही बात है श्लेष्मा के लिए। यकृत और अग्नाशय का स्राव है ना अमाशय में जाता है, ये आपका गलत होगा, ये कथन सही नहीं है, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन पकड़ा गया, यहीं पे सही है। गैस्ट्रिक ग्रंथियां अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसको बोलते हैं पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा मुक्त करती है, बिल्कुल बात सही है। चलिए सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सटीक और सही होगा मेरे साथी। अगला क्वेश्चन आपका ये है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है ना 02 से जुड़ता है। कहता है कि ग्लाइकोजन, वसा अम्ल, अमीनो एसिड और ग्लूकोज। याद रखिएगा हमारे शरीर का ऊर्जा प्रदान करता है, यानी जितना भी प्रकार के आप लोग खाना खाते हैं, भोजन संतुलित आहार हम लेते हैं, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है और कार्बोहाइड्रेट टूट टूट करके वो ग्लूकोज में बदल जाती है। और ये ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आने से है ना वो हमारे शरीर को ऊर्जा देती है जो एटीपी के रूप में जमा होता है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा है ना O2 कहने का मतलब हुआ ऑक्सीजन से जुड़ता है, तो वो है आपका ग्लूकोज जो मंद दहन की क्रिया करता है। कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट, पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। परमाणु विस्फोटों को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके, गंदे पानी का उपचार, उपयुक्त सभी। भैया इसमें जो देख रहे हैं पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए इसमें जितना भी प्रक्रिया लिखा हुआ बिल्कुल सबको किया जा सकता है, इसीलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं। बताइए, कारा, मौस, ये सब क्या है, एक प्रकार का पादप है जो शैवाल के श्रेणी में भी रखा जाता है ना। कारा जो है, मौस है, अरेक्सिया है और मार्सिलिया है। तो ये जो है आपका आंसर इसमें मार्सिलिया ही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखना है अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है। बताइएगा, 45, 176, 90, 107, क्या हो सकता है। ये करेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, 2024 के प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में भारत का स्थान आपका पूरे विश्व में 176 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा और इसका आंसर क्या होगा, ध्यान दें। किस एशियाई महिला को 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उर्मिला चौधरी, माधुरी दीक्षित, सरला देवी और रीमा महाजन। क्या हो सकता है इसका आंसर, तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। उर्मिला चौधरी को ही मिला है एशियाई महिला को 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा मेरे साथी, भारतीय उद्योग परिसंघ स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड्स 2024 में प्रतिष्ठित बेस्ट स्पोर्ट्स लीग ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है। बताना है, प्रो कबड्डी लीग का, PKL, इंडियन प्रीमियर लीग का, IPL, महिला प्रीमियर लीग का, WPL, हॉकी इंडिया लीग का, HIL। तो याद रखना है कि जो ये मिला है परिसंघ स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड 2024 वो मिला है आपका प्रो कबड्डी लीग PKL को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने
किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया है और इसके विरोध में कई भारतीय लोग अपना कुछ प्रकार के उपाधियों को भी लौटा दिए थे। तो इसी कानून के आपको जानना है, कहता है कि किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ था, यानी कि रॉलेट एक्ट में क्या ऐसी बात थी। क्या इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, ये बात नहीं थी। इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, ये बात भी नहीं थी। इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए, बिल्कुल बात सही है, जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया था इसी नियम कानून से, है ना। इसने जो लिखा था बिना अपील वकील और दलील वाली बात जो इसमें आती है, इससे लोग खफा थे और इसी के कारण जो है इस अधिनियम के लोग में विरोध करना प्रारंभ कर दिए थे, याद रखिएगा। और लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा फूट आया था, यानी ऑप्शन आपका सी में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, सही युग्म चुनिए। कितना युग्म चुनना है, सही युग्म चुनिए। एलोरा गुफाएं शक, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर पल्लव, खजुराहो चंदेल। आप इसमें अगर देख पाएंगे तो सबके सब गलत है मेरे दोस्त, एक को छोड़ के। तो जो एक को छोड़ेंगे वही तो सही होगा ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सही युग्म को चुनिए। खजुराहो का जो है देखिएगा वो चंदेल से बिल्कुल सटीक और सही जवाब है, यानी ऑप्शन आपका 44 नंबर का डी बिल्कुल सही होगा। अब कहता है कि किसके शासक में, कौन से शासक के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था या स्थापना हुई थी। तो अब देखना है कि एलोरा अगर कह रहा है तो एलोरा में शक गलत है, इसमें आपका राष्ट्रकूट होगा जो आपको बी में दिया हुआ है, इसमें हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट, है ना। और क्या कह रहा है महाबलीपुरम, ये इसमें राष्ट्रकूट दिया है, ये गलत है ना। राष्ट्रकूट में हो जाएगा देखिए क्या पल्लव, क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पल्लव। और अगला जो दे रहा है मीनाक्षी मंदिर, ये मीनाक्षी मंदिर में पल्लव कर दिया, ये गलती है। मीनाक्षी मंदिर में जो होगा वह पांडे, नाम सुनेंगे चेरचोल पांडे, याद रखिएगा इसमें जो है पांडे होगा, याद रखेंगे। एलोरा जो है राष्ट्रकूट से, महाबलीपुरम पल्लव, मीनाक्षी मंदिर पांडे और खजुराहो तो चंदेल आपका आंसर सही है। चलिए तो ऑप्शन डी इसका आंसर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। चलिए फटाफट, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकता है ना। मधुमेह वाला बीमारी या रोगी, रेबीज, हैजा, टिटनेस, कौन सा रोग से पीड़ित रोगी अपना नेत्र दान कर सकता है, वो आंसर आपका हो जाएगा ए में मधुमेह, डायबिटीज वाले जो पेशेंट होंगे वो अपना, है ना, नेत्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये रहा स्क्रीन पे, ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक या उपकला ऊतक, क्या हो सकता है। तो आंसर आपका डी बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी, डी उपकला ऊतक। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, रोग जनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, जिस रोग से आप ग्रसित हैं उस रोग का भली भांति वो दवा देते हैं और बोलते हैं कि ये आपका एंटीबायोटिक्स है, इसको भी आपको खाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, तो रोग जनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली जो दवा होती है, कहता है कि एंटीबॉडी, एनेस्थेटिक्स, एनाल्जेसिक या एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ कह रहा है कि रोग जनक सूक्ष्म जीवों को रोकने के लिए जो दिया जाता दवा है उसको बोलते हैं आप एंटीबायोटिक्स। और कभी कभी दर्द निवारण गोली के बारे में अगर पूछेगा उसको बोलते हैं एनाल्जेसिक, याद रखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 आपका ये रहा स्क्रीन पे। मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है ना। हैमर, कर्णपाली, श्रवण तंत्रिका या कर्णपटही झिल्ली, क्या हो सकता है। तो इसका आंसर जो होगा मेरे साथ 48 का कर्णपटही झिल्ली ही सही होगा। चलिए 49 का क्वेश्चन आपके पास ये रहा मेरे साथी, है ना। स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन क्या कर रहा है, गलत है। अब देखिएगा, सामान्यतः स्तनधारियों के बाल होते हैं, भैया ये तो बहुत सिंपल सी मैटर है, ये होते हैं। बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन
ग्रंथियां होती हैं। हमें अपनी माँ अपने जन्म देते हैं बच्चों को तो दूध पिलाती हैं। जितने भी स्तनधारी पशु पक्षी कोई हो तो जो स्तनधारी होंगे अपने बच्चों को क्या करेंगे, दूध पिलाएंगे, उसमें स्तन ग्रंथियां होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। कह रहा है कि इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, यही गलत है। कह रहा है कौन सा गलत है, 4 होते हैं, इसमें कह रहा है कि 3 होते हैं, इसीलिए ये गलत है। कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं। हाँ भाई, आपको अभी बताया मैंने कि जितने भी स्तनधारी हैं वो अंडे नहीं देते हैं, बच्चे देते हैं और अपना स्तनपान करके दूध पिलाते हैं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं। याद रखेंगे, अंडे भी देते हैं और अपने स्तन से अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। वो आपका एक जीव का नाम मैं बता दूं, प्लेटिपस। प्लेटिपस जो जीव होता है, प्लेटिपस, वो इस तरह के ही जीवधारी होते हैं। स्तनधारी होने के बाद भी वो अंडे देते हैं और अपने बच्चों को स्तन ग्रंथियां से दूध पान कराते हैं। तो चलिए इसका आंसर जो होगा मेरे साथी, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का ये रहा आपके स्क्रीन पे। लास्ट क्वेश्चन आपको पता होगा कि मैं आप लोगों के लिए खुला करता हूं। आपको देखना है कि कौन से इसमें आंसर सटीक है, पढ़ना है और आंसर लगाना है ABC में। याद रखना है, क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें कौन सा कथन क्या पूछ रहा है, गलत कह रहा है। मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं। प्रकाश संश्लेषण में जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त होना शामिल होता है। चलिए ऑप्शन ए, अगर ये सही है तो ठीक है, गलत होगा तो आंसर लगाना है। प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से संबंधित है। सी में देखना है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है। ध्यान रखना है आप लोग को। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन से संबंधित है। जो आपको सही आंसर लगता है मेरे साथी, आप उसको टिक आउट करेंगे। कल कमेंट बॉक्स में मैं देखूंगा कितने बच्चों का सही आंसर है, कितने का गलत। तो चलिए इसी 50 क्वेश्चन के साथ में मैं आज का अपना एपिसोड समाप्त करता हूं। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन के साथ में मेरे दोस्त। जय हिंद, जय हिंद।